हिंदी की कहानियों के अमूल्य संकलन से आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी प्रेरणा। तो शुरू करें कहानी प्रेरणा। पूरे लॉन में शामियाना लगा हुआ था। मुस्तैदी से ट्रे में हाथ लिए दूध जैसी सफ़ेद पोशाक पहने बैरे इधर उधर घूम रहे थे। शहर के जाने माने व्यापारी, फिल्मी हस्तियां, निर्माता, निर्देशक वगैरह अंग्रेजी धुनों पर थिरक रहे थे। उन सबके बीच अभिमान से सिर ऊंचा किए अनिल खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक तरफ पत्रकारों और छायाकारों का जमघट था। थोड़ी थोड़ी देर बाद कैमरे की रोशनी जब अनिल के चेहरे पर पड़ती तो प्रतिमा उसके चेहरे पर आ रहे भावों को निहार लेती थी। अनिल ने शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया था। उसने लगातार एक के बाद एक कई कामयाब फिल्मों की कहानियाँ लिखी। उसकी लिखी कहानी में इतना दम होता था कि उसमें काम करने वाले हीरो हीरोइन रातों रात स्टार बन जाते। अनिल की कहानियाँ इतनी हिट हो रही थीं कि वो किसी सुपरस्टार की तरह फिल्माकाश पर छा गया था। पूरा बम्बई शहर यहाँ से देख पाती हूँ, शायद उसका भ्रम था। मैरीन ड्राइव के खूबसूरत बंगले की सबसे ऊंची मंजिल की छत पर खड़ी थी प्रतिमा। उसे लगता था मानो वो सबको देख पा रही है, पर उसे कोई नहीं देख रहा। प्रतिमा के चारों ओर अंधकार फैला था। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और शामियाने के खुशनुमा माहौल में एक अंधेरा कोना चुनकर खड़ी हो गई। ये अनिल जो आज कामयाबी के सागर में सराबोर खड़ा था, उसकी कामयाबी की एक एक बूंद में उसी की मेहनत समाई थी। कुछ पत्रकारों ने अनिल को घेर लिया था। एक ने प्रश्न दागा, साहब हमें बताइए ना, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? दूसरे ने पूछा, क्या आपकी पत्नी का हाथ है? नीला तेजी से भीड़ को चीरती हुई आई और गौर से बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? सभी वाह वाह कर उठे। कैमरों के फ्लैश फिर चमक उठे। दूर खड़ी प्रतिमा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसका वजूद उसके सामने था। उसके सामने वे 12 वर्ष पसरे हुए थे जो उसने अनिल के साथ बिताए थे, वो भी तब जब अनिल के पास रहने को एक कमरा भी नहीं था। अचानक ही एक दिन अनिल ने उसे लोकल ट्रेन में से गिरने से बचाया था। जब भीड़ के रेले ने उसे धक्का दिया और वो भरभरा कर गिरने ही वाली थी कि अनिल ने कसकर उसे संभाल लिया था। संभल कर सफ़र करना चाहिए, अभी सब कुछ खत्म हो जाता। प्रतिमा भी किंकरते विमूढ़ बनी खड़ी रह गई थी। बहुत देर बाद जब उस हादसे की गंभीरता से संभली थी, फिर हौले से पूछा था, रोज़ ही देखती हूँ आपको, कहाँ रहते हैं आप? रहने को घर नहीं है, वैसे सारा जहाँ हमारा। अनिल ने ठहाका लगाया था। क्या करते हैं आप? स्टेशन से बाहर आकर उसने पूछा था। बस थोड़ा लिख लेता हूँ और मुझे गलतफहमी है कि अच्छा लिख लेता हूँ, किस्मत आजमाने आया हूँ। यानी कि फिल्मों में लिखने आए हैं? बस यही समझ लीजिए। देखिए, मैं सांता क्रूज़ में अपनी बड़ी बहन और जीजा जी के साथ रहती हूँ, अन्यथा ना लें तो मेरे घर चलें। चलिए। अनिल ने एक पत्थर को जोरदार ठोकर मारी और फिर स्वयं ही लड़खड़ाने लगा। उसे देखकर वो जोर से हंस दी। कभी कभी दूसरों को ठोकर मारने वाले खुद ही चोट खा जाते हैं। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। फिर दोनों हंसने लगे। कुछ ही देर में उसकी उंगली फ्लैट की घंटी के बटन पर थी। यही है मेरा घर, उसने कहा। दरवाज़ा जीजा जी ने खोला था। वो बोले, आइए आइए साली साहिबा। फिर अनिल की तरफ देखते हुए खुशी से चीख पड़े, अरे अनिल, तू यहाँ कैसे? वे दोनों आपस में लिपट गए। अर्थात आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उसने हैरानी से पूछा। जानते क्या है, हम साथ पढ़े हैं, जीजा जी ने बताया। दीदी भी आकर खड़ी हो गई। जीजा जी ने परिचय कराया और फिर बातों का जो सिलसिला चला तो कब रात के 12 बज गए किसी को सुध ही न रही। जीजा जी ने अनिल को बताया, ये मेरी साली है प्रतिमा। हिंदी पर तो ऐसा अधिकार है कि हर चुनौती को स्वीकार करती है, लिखती है, छपती है, आकाशवाणी में उद्घोषिका है। फिर तो आपकी साली साहिबा से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। मैं भी लिखता हूँ, लेकिन आज तक छपा नहीं, अनिल ने कहा। देखिए अनिल साहब, साहित्य और फिल्मों में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिल्मी तर्ज पर लिखने वाले छपते नहीं। अनायासी उसके मुंह से निकल गया। फिर एकाएक खामोश हो गई। माफ़ कीजिएगा अनिल जी, मैंने आपके लेखन पर कोई आक्षेप नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा था, आक्षेप तो कर ही दिया है प्रतिमा जी, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ।
क्योंकि सभी के अपने अपने दायरे हैं, अनिल ने मुस्कुराकर कहा। बात कहीं गंभीर ना हो जाए इसलिए जीजाजी ने कहा, यह क्या जी जी लगा रखी है अनिल, प्रतिमा तुमसे छोटी है, नाम लिया करो। उसी फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में एक सिंधी परिवार रहता था। उसी फ्लैट में एक कमरा अनिल को जीजाजी ने दिलवा दिया था। अब उसका अधिकांश समय अपने दोस्त के घर में बीतने लगा था। प्रतिमा की दीदी स्कूल में पढ़ाती थीं, जीजाजी दफ्तर जाते थे। अनिल अक्सर प्रतिमा के पास अथवा अपने कमरे में बैठकर लिखता रहता। कुछ ही महीनों की नज़दीकी ने उन दोनों को ऐसा बांध दिया कि लगता मानो वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। दीदी को कुछ कुछ आभास हो गया था। इस बारे में उन्होंने अपने पति से कहा तो वो बात को टाल गए कि पहले अनिल को कुछ बन जाने दो। प्रतिमा अनिल के साथ घंटों सागर के किनारे बैठी रहती। अनिल की आंखों में ढेर सारे सपने तैरते रहते और उन सपनों को अंजाम देने को सदा तत्पर रहती। वे दिन भी प्रतिमा को कितने तड़पा देते थे जब अनिल की कहानियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। वो प्रतिमा के कंधे पर सिर रखकर घोर निराशा के अथाह सागर में डूबता उतराता रहता। एक दिन प्रतिमा बहुत खुश थी। उसे एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में नौकरी मिल गई थी। दीदी भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा था, ठीक है प्रतिमा, अब तुम बाबूजी को कुछ रुपए भेज सकोगी, माँ का इलाज हो सकेगा और दिनेश तथा पूर्णिमा की पढ़ाई भी। अनिल अपनी असफलता से निराशा में डूबता जा रहा था। रात रात भर जाकर वो कहानियाँ लिखता, परंतु निर्माता निर्देशक उन्हें अस्वीकृत कर देते। लेकिन प्रतिमा उसे लगातार दिलासा देती। जब ये उसकी ज़रूरतें पूरी करती तो अनिल संकोच से गड़ जाता। एक दिन जीजा जी के तबादले का आदेश आया तो मानो दीदी अंदर तक हिल गई। बोली, प्रतिमा का क्या होगा? परंतु प्रतिमा ने फैसला स्पष्ट रूप से सुना दिया था। मैं नहीं जाऊंगी, समझाना बेकार है, जीजाजी ने कहा था। तब दोनों ही भोपाल के लिए रवाना हो गए। प्रतिमा ने अपना सामान समेटा और अनिल के फ्लैट में आ गई। सिंधी परिवार ने प्रतिमा को भी एक कमरा दे दिया। दफ्तर से लौटकर अनिल के साथ ही रहती। अनिल लिखता रहता तो वो उसकी सहायता करती। थकावट के बावजूद उसका साथ देती। थोड़ी थोड़ी देर में चाय कॉफ़ी बना लाती। एक दिन अचानक ही इतना बड़ा परिवर्तन होगा दोनों ने शायद सोचा ही नहीं था। एक निर्माता किसी बहुत बढ़िया कहानी की तलाश में परेशान था कि किसी ने अनिल का नाम सुझाया। निर्माता को कहानी जची, उसने फिल्म बनाई और रातों रात अनिल किसी सितारे की तरह चमक उठा। फिर तो अनिल ने पीछे मुड़कर ही न देखा। जो कहानियां निर्माताओं द्वारा अस्वीकृत हुई थीं, अब वही उन्हीं के द्वारा खरीदी जा रही थीं। अनिल ने अपना नया फ्लैट भी खरीद लिया। फ्लैट की एक एक चीज़ पर प्रतिमा की पसंद की मोहर लगी थी। अब कामयाबी अनिल के कदम चूम रही थी। कितनी बार प्रतिमा उसकी बाहों में छटपटाई थी, अनिल अब शादी कर लो, आखिर कब तक लोगों को जवाब दूंगी। अनिल टाल जाता, शादी तो हो ही चुकी है जाने मन, ये रस्म व रिवाज तो दुनिया के और मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वो उसे बाहों में समेट लेता। क्यों मैं तुम्हें दूर लगता हूँ? तब तड़प कर रह जाती, समझ ना पाती कि अनिल क्यों बचता है शादी से। सारे सुख ऐश्वर्य के बीच वो बेचैन रहती, परंतु अनिल का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो ज़्यादा कुछ कह ना पाती थी। दिन महीने साल खिसकते जा रहे थे। अनिल को कभी वे गरीबी के दिन याद आते जब जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, वो पैदल ही भटकता रहता था। तब प्रतिमा ही उसके मनोबल को बनाए रखती थी। अनिल को वो दिन भी याद था जब घोर निराशा में वो अपनी सारी कहानियों का गट्ठर बांधे रद्दी में बेचने जा रहा था। तब प्रतिमा कितना नाराज़ हुई थी। जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी निराशा और हार है, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा था। प्रतिमा तुरंत ही फैजाबाद के लिए रवाना हो गई थी। तीसरे दिन बाबूजी चल बसे थे। माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। उनके सामने दोनों बेटियां कुंवारी बैठी थीं। वो सोचती यदि प्रतिमा शादी कर ले तो पूर्णिमा की शादी होने में समय नहीं लगेगा। पति के पीएफ से इतना तो मिल ही जाएगा कि पूर्णिमा की शादी हो जाएगी। जब प्रतिमा ने शादी के लिए मना किया तो दीदी बेतहाशा चिल्लाई, प्रतिमा तुमने हम सबका नाम डुबोया है। सभी जानते हैं तुम बगैर शादी के अनिल के साथ रहती हो। कभी सोचती हो कि हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? प्रतिमा बेतहाशा रोती रहती थी। उसने माँ से कहा, पूर्णिमा की शादी कर दो, मैं तो मजबूर हूँ। जब अनिल हाँ कहेगा तभी शादी करूँगी। लौटने पर प्रतिमा को पता चला कि अनिल घर में है ही नहीं। नौकरों ने बताया कि उसकी माँ आई थी, वही उसे अपने साथ ले गई। मन में अलग ही तरंगें लिए प्रतिमा अनिल का इंतज़ार करती रही। सोचती आते ही वो शादी के लिए हाँ करवा ही लेगी। अनिल बगैर खबर दिए आ गया था।
जब टैक्सी आकर दरवाजे पर रुकी तो प्रतिमा दौड़ी थी, लेकिन एकाएक रुक गई। अनिल के साथ लाल साड़ी में लिपटी एक लड़की भी उतरी। अनिल ने माली से पूछा, प्रतिमा कहाँ है? माली ने इशारा किया तो अनिल उसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे हटती गई तो उसे झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। अनिल, धोखेबाज, छोड़ दो मुझे, वो चीखी थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। देखो प्रतिमा, इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, मुझे गलत क्यों समझती हो? मजबूरियां? 12 साल से हम पति पत्नी की तरह रहते रहे और आज तुम नई पत्नी ब्याह कर ले आए, ऊपर से कहते हो मेरी मजबूरियां थीं। कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोती रही। रोना थमा तो देखा अनिल वहीं खड़ा है। प्रतिमा ने हाथ पकड़ कर उसे वहीं बैठा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया अनिल, क्यों किया? बहुत देर बाद अनिल ने कहा, कुछ सोचना होगा प्रतिमा। सोच तो लिया, क्या अब भी कुछ बाकी है? प्रतिमा उठी और गेट से बाहर निकल गई। शाम का समय था, सागर से तेज लहरें उठ रही थीं। वो बंगले के पीछे सागर के किनारे जाकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घिरता जा रहा था। रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर देखा पीछे तो अनिल खड़ा था। बस करो प्रतिमा, अनिल ने कहा। फिर वही सवाल प्रतिमा के समक्ष मुंह बाए खड़ा था। तुमने ऐसा क्यों किया अनिल? क्या तुम मुझसे ज़्यादा मजबूर थे? तुम्हारे लिए माँ से, दीदी से मैंने कितनी प्रताड़ना सही और तुम? वो अनिल की गोद में सिर रखकर पुनः फपक पड़ी। अनिल ने प्रतिमा को एक नया फ्लैट खरीद कर दिया। भले ही उसने उस फ्लैट में सारी सुविधाएं उसके लिए जुटा दी थीं, परंतु अनिल का सानिध्य पूर्वत उसे मिल सकता था क्या? प्रतिमा के अंदर इतनी उदासी घेर आई थी कि वो हंस भी न पाती थी। वो अनिल के बगैर छटपटाती रहती। प्रतिमा अक्सर सोचती, आखिर मेरे पास कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं है। क्या मैं कभी अनिल से संपूर्ण विलग हो सकती हूँ? क्या मैं कभी अनिल से शादी कर पाऊँगी? अब तो मुझे सदैव दूसरी औरत बनकर जीना है। यही मेरे प्यार और समर्पण का तोहफा अनिल ने मुझे दिया है। फिर कभी ना ही उसने पूछा और ना ही कभी अनिल ने बताया कि कौन सी वो मजबूरी थी कि नीला से उसने ब्याह किया था। शामियाने के अंधेरे कोने में उठ खड़ी थी। ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक ही तेज गति से ऑर्केस्ट्रा की धुन बजने लगी। शराब की मदहोशी में जोड़े तेजी से थिरक रहे थे। नीला खुशी से चहक रही थी। अनिल कभी फिल्मी हस्तियों से तो कभी पत्रकारों के समूह से घिर जाता था। बस एक यही टूटी खामोश खड़ी थी। न जाने कितनी सारी नफरत उसके अंदर घुल गई थी। क्या मिला उसको? अंधेरे में खड़े रहने का तोहफा। प्रतिमा जिंदगी में पहली बार उस तरफ मुड़ी जहाँ कहते हैं पीकर हृदय को शांति मिलती है। वो बार की तरफ गई और शराब के गिलास को एक सांस में खाली कर दिया। फिर उसने देखा अनिल उसकी तरफ तेजी से बढ़ा रहा है। प्रतिमा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। उसने दूसरे गिलास को हाथ ही लगाया था कि अनिल चीख पड़ा, प्रतिमा। फिर अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर अनिल ने मारा तो वो हतप्रभ रह गई। सारी पार्टी सख्ती में आ गई। वेटर जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। ऑर्केस्ट्रा की धुन थम गई। मिस्टर अनिल, प्रतिमा लगभग चीखते हुए बोली, सुन रहे हैं ना आप? आपकी पत्नी नीला जी अभी अभी फरमा रही थी कि आपकी कामयाबी के पीछे इनका हाथ है। श्रीमती नीला जी, बताइए, जिस समय अनिल गहरी हताशा के सागर में डूब रहे थे तब आप कहाँ थीं? जब वो अपनी कहानियों को रद्दी में बेचने जा रहे थे तब आप कहाँ थीं? और जब अनिल की पहली कहानी हिट हुई थी तब आपने उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे थे। आज आप कहती हैं कि इनकी कामयाबी के पीछे आपका हाथ है। बोलिए बोलिए। वो कुछ और कहना चाह रही थी। हृदय से दुख का तूफान उमड़ पड़ा था। तभी अनिल ने खींचकर उसे सीने से लिपटा लिया। बस करो प्रतिमा, बस करो। कुछ भी कहकर अपने को छोटा मत बनाओ। तभी पत्रकारों और कई छायाकारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अनिल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हाँ, ये है प्रतिमा अनिल। ये है मेरी प्रेरणा, जिसने हर क्षण मेरा साथ दिया। मेरी निराशा, मेरे दुखों में मुझे हतोत्साहित नहीं होने दिया। जब पहली कहानी हिट हुई थी तो ये सारी रात खुशी के मारे सोई नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 वर्ष इसके साथ गुजारे हैं। यही है वास्तविक अनिल प्रतिमा। फिर अनिल ने प्रतिमा का चेहरा ऊपर उठाया। तभी कई कैमरों की तेज रोशनी में वे दोनों नहा से गए। अनिल ने सारी दुनिया के समक्ष उसके गले में एक नहीं, हजार हजार मंगलसूत्र पहना दिए थे। वो बिलखती हुई अनिल की बाहों में समा गई।
अभी आप सुन रहे थे प्रतिमा वर्मा जी की लिखी हुई कहानी प्रेरणा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।